हेलो बच्चों, माई सेल्फ आयुष गोयल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स रिलायबल इंस्टीट्यूट, और हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं 2024 जेईई एडवांस के सॉल्यूशंस जो कि 26 मई को पेपर हुआ था। तो लेट्स हैव अ लुक एट देम। सो लेट्स बिगिन विद पेपर 1, क्वेश्चन नंबर 1। तो ये एक लिमिट का क्वेश्चन था और एज ऑलवेज जब आप t को x डालेंगे तो ये 0/0 का फॉर्म बन जाएगा। ऑल यू नीड टू डू इज, आपसे fx पूछा गया था, तो क्योंकि ये 0/0 का फॉर्म है तो आप LH रूल लगा सकते हैं। ध्यान रहे लिमिट t पर है तो आपको x के टर्म्स में डिफरेंशिएट नहीं करना है, दैट वाज द कंसेप्ट, राइट। तो आप t के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दीजिए इसे। तो ये 10 t की पावर 9 fx तो खैर कांस्टेंट ही है, माइनस x की पावर 10 f डैश t अपॉन 9 t की पावर 9। ये लिमिट 1 है। अब जब आप t को x डालेंगे तो इंडिटर्मिनेंसी हट चुकी है, तो t की जगह x डाल दीजिए। तो 10 x की पावर 9 कट जाएगा, fx माइनस x टाइम्स f डैश x इक्वल्स टू 9। अब ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। f को मैं dy/dx लिख देता हूँ, f डैश को dy/dx लिख देता हूँ। तो ये माइनस 10f 10y इज इक्वल टू 9, ये बन गया, राइट। x से डिवाइड कर दीजिए। ये इसके बाद सारे बच्चे कर लेते हैं, ये इसके बाद कोई भी चैलेंज नहीं है। तो मेरी नज़र में ये क्वेश्चन आसान था और जो भी केवल छोटा सा नन्हा सा चैलेंज था वो केवल इतना सा था कि भाई बच्चे इसमें ये आइडेंटिफाई करें कि आपको डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में करना था। मेरे ख्याल से इसके बाद आप कर ही लेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर माइनस 10/x dx दैट इज माइनस 10 ln x दैट इज 1 अपॉन x की पावर 10। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इंटीग्रेट करेंगे तो ऑब्वियसली एक कांस्टेंट बचेगा, वो कांस्टेंट कौन से डेटा से आ जाएगा, f ऑफ 1 बराबर 2 से, ठीक है। तो ये एक इजी प्रॉब्लम है और मतलब ये सारे बच्चों ने कन्वर्ट कर लिया होगा। अपन सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से था। यूजुअली प्रोबेबिलिटी में आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, यहां पर वो दे रखी थी और आपको एक रेगुलर प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि भाई एक स्टूडेंट है, उसको या तो क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो वो गेस करता है। तो मैं यहां पर एक स्कीमेटिकली लिखता जाता हूं, इफ ही डजंट नो तो वो गेस करता है, और अगर गेस करता है तो हाफ प्रोबेबिलिटी से करेक्ट करता है, और ऑब्वियसली हाफ से वो रॉन्ग कर देता है, ठीक है। फिर इसमें क्या दिया हुआ है, व्हेनेवर द स्टूडेंट नोज द आंसर, जब वो जानता है कि उसको ये क्वेश्चन आता है तो कोई सिली मिस्टेक नहीं करता, वो सही कर देता है। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, गिवन दैट ही ऑल्सो द स्टूडेंट, ओके, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द आंसर बीइंग गेस्ड गिवन द स्टूडेंट्स आंसर इज करेक्ट। तो दिया क्या है आपको, दिया ये है कि गिवन इट इज करेक्ट, तो यहां पर करेक्ट आ जाएगा, गिवन इट इज करेक्ट, क्या संभावना है उसने गेस किया हो। ये प्रोबेबिलिटी आपको 1/6 दी हुई है, दिस इज 1/6, ठीक है। आपको निकालना क्या है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट आंसर, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर। तो हम नो करने की प्रोबेबिलिटी कि स्टूडेंट को आंसर आता है, इसकी प्रोबेबिलिटी x मान लेते हैं। हम यहां फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये गैस इंटरसेक्शन करेक्ट है, तो ये क्या फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, गैस इंटरसेक्शन करेक्ट, राइट, अपॉन p करेक्ट। ये चीज है, ये 1/6 आपको दे रखा है। डिनोमिनेटर पहले बात कर लेते हैं, क्या संभावना है कि उसका क्वेश्चन करेक्ट हो। तो हम ये कहेंगे कि क्या संभावना है कि उसको आता हो, राइट। अब अगर आता है नोज, तो आता है, ये प्रोबेबिलिटी x हो गई, और फिर वो सही करके आए, वो तो सिली मिस्टेक होती नहीं है उससे, या फिर उसको नहीं आता हो 1 - x, अब वो सही करके आए यानी कि वो गैस मारेगा, और अगर गैस मारता है तो उसके सही करने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी थी, हाफ। न्यूमरेटर में क्या आएगा, वो गैस मारे
और साथ ही साथ सही हो, तो वो गैस कब मारेगा, जब उसे आता ही नहीं है क्वेश्चन, और जब गैस मारेगा साथ ही साथ सही हो जाए। नाउ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1/6। आपको ये दे रखा है, अब यहां से आप x निकाल सकते हैं, जो भी, दैट्स योर सी चॉइस। तो ये क्वेश्चन भी एक इजी क्वेश्चन ही है जेईई एडवांस के पर्सपेक्टिव में। और ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन की अगर अंडरस्टैंडिंग, मैं हमेशा कहता हूं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में सबसे बड़ी चीज दो चीजें होती हैं कि ये पहचानना ये कंडीशनल है, और उसके बाद तसल्ली से फॉर्मूला लिख देना कि भैया क्या निकालना है और क्या फॉर्मूला है, उसके बाद ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इट इज स्टिल अ इजी प्रॉब्लम। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री का था। आपको x सेकंड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी हुई है। पहले मोटी मोटी बात समझते हैं, और आपको एक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अब आप इसमें देखें तो दो ही कैरेक्टर्स हैं, एक कैरेक्टर है 11x/2 और एक कैरेक्टर है 6x। थोड़ी देर के लिए अपन a को 11x/2 लिख देते हैं, समझने में आसान हो जाएगा। b को 6x लिख देते हैं। तो आप ये देखिए ये क्या बन गया, पहली वाली चीज sin a sin b, ठीक है, माइनस sin a cos b, करेक्ट। ये क्या बन गया, ये बन गया आपका साइन ऑफ 6x दैट इज b इंटू कॉस ऑफ a। फर्दर ये चीज क्या बन जाएगी, cos a cos b। जाहिर सी बात है ये दोनों क्लब हो गए, ये बन गया cos ऑफ a माइनस b, और ये दोनों भी क्लब हो गए, ये बन गया साइन ऑफ b माइनस a, राइट। तो ये बन जाएगा आपका cos ऑफ x/2 प्लस साइन ऑफ b माइनस a, ये भी बन जाएगा साइन ऑफ x/2। अब साइन a प्लस कॉस a, ये या तो प्लस या माइनस, ये हमें देखना होगा, प्लस या माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, या ये 1 प्लस साइन एक्स, राइट। ये ध्यान रहे, साइन a/2 प्लस कॉस a/2 का होल स्क्वायर 1 प्लस साइन a होता है। तो ये जो चीज है ये प्लस या माइनस में जाएगी, और यही हमें यहाँ चेक करना है कि भाई हमें आंसर प्लस में देना है या माइनस में देना है। आयरॉनिकली सारे आंसर प्लस में हैं, तो यहाँ पर ये थॉट ही प्रोसेस अपना यूजलेस रहेगा कि आंसर किस में देना है। तो स्ट्रेट अवे हम आंसर निकाल दें। आपको cot x दे रखा है, आप ट्राइंगल से sin x निकाल सकते हैं। sin x तो खैर पॉजिटिव ही आएगा बिकॉज इट्स इन द सेकंड क्वाड्रेंट, हैंस व्हाटएवर इज द चॉइस। तो ये क्वेश्चन मैं मॉडरेट मानूंगा, वैसे इजी भी कह सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन मैं मॉडरेट केवल इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है समटाइम्स इट में बी स्कैरी कि इस चीज को कैसे सॉल्व करें। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ एक बिग पिक्चर रहनी चाहिए अपने मन में कि आपको कौन से क्वाड्रेंट में क्या दे रखा है, और एक एक्सप्रेशन। अगर आप इसे ए और बी के नजर से समझेंगे तो ये क्वेश्चन काफी रेगुलर हो जाएगा। आगे की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कोनिक्स का है। चलिए देखते हैं बच्चों की क्या दिया था इन्होंने। कोनिक्स में मैं हमेशा कहता हूं कि आप 1-2 लाइन पढ़ें, फिगर बनाएं, फिर लाइन पढ़ें, फिर फिगर बनाएं। तो यहां पर आपको एक एलिप्स दिया हुआ है, स्टैंडर्ड एलिप्स है। तो सबसे पहले अपन स्टैंडर्ड एलिप्स बनाते हैं। आपने बना लिया, फिर आपको एक पॉइंट दिया हुआ है और ये दिया हुआ है कि ये बाहर है, तो ये तो हर जगह पर हो सकता है, अब ये अंडरस्टैंडिंग ये है, लेकिन इन्होंने दे रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो S यहां है। फिर इन्होंने बोला है कि 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम S, एलिप्स पे 2 टेंजेंट्स आएंगी, जिनमें से एक टेंजेंट माइनर एक्सिस की पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी, ये मतलब इसी पे तो करेगी, इस पे तो कर नहीं सकती, तो एक टेंजेंट आपकी ये आई, दूसरी ये आ गई, तो ये पॉइंट S है, ठीक है। अब इन्होंने बोला, ये भी बोला हुआ है कि लेट R बी द वर्टेक्स, R वर्टेक्स है ये वाला जिसका पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट है, और T दिया हुआ है कि जो टेंजेंट है वो इलिप्स को T पर मीट करती है, तो ये पॉइंट T दिया हुआ है, ठीक है। O बी द सेंटर ऑफ द इलिप्स, O सेंटर दिया हुआ है। तो इस ट्राइंगल का ORT का एरिया 3/2 दिया हुआ है। अब ORT में एकदम प्रोफाउंडली दिख रहा है कि आपको OR पता है, विच इज नथिंग बट योर 3, तो आप ORT का एरिया क्या लगाएंगे, 3/2 हाफ बेस विच इज OR इंटू हाइट, तो आपके पास हाइट आ गई 1। हाइट 1 आते से ही T का Y कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास। अब आपको X कोऑर्डिनेट निकालना है, तो Y कोऑर्डिनेट डाल देते हैं, x² / 9
प्लस 1/4 दिस इज 1, यानी कि y²/9 इज इक्वल टू 3/4, यानी कि y आ गया आपके पास -3√3/2। नेगेटिव इसलिए लिया क्योंकि y तो t तो नेगेटिव ही होगा, तो यहां पर आपके पास मैंने फिर से वही x आ गया, ये x चल रहा है राइट तो x आ गया -3√3/2। अब आपके पास जब x आ गया तो बच्चों स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है, अब आप टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं ये वाली की राइट, पॉइंट फॉर्म में। तो x(x1) वो भी मैं निकाल देता हूं, x(x1) दैट इज -3√3/2 राइट, प्लस y(y1) -y/4 दिस इज इक्वल टू 1। तो आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब ये वाली जो इक्वेशन है ये तो आपको वैसे ही पता है y इक्वल टू 2, तो आप जैसे ही y को 2 डालेंगे, अच्छा तो इसका y कोऑर्डिनेट तो 2 आ ही गया, दैट इज q की वैल्यू, और p की वैल्यू क्या आएगी, जैसे x को 2 डालेंगे यहां पर x आ जाएगा, दैट इज योर p की वैल्यू। तो यहां से आप p और q निकाल लेंगे। मैं इस क्वेश्चन को भी इजी प्रॉब्लम ही मानूंगा जेई एडवांस के स्टैंडर्ड से। फिफ्थ पे चलते हैं। नाउ फिफ्थ इज लिटिल इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, ये इंटरेस्टिंग थी प्रॉब्लम, आप ये सेट्स पर थी, आपको S एक सेट दे रखा है, T1 और T2 ये 3 सेट्स दे रखे हैं, और Z इंटीजर्स नंबर का सेट है। अब इन्होंने कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये बोला है। अब ये 3 सेट्स का यूनियन इज गोइंग टू बी अ सबसेट ऑफ S, a + b√2 के फॉर्म का। देखते हैं कि a + b√2 के फॉर्म का कैसे आएगा। तो ये देखते हैं कि भाई T1 क्या है, T1 में आप कुछ भी करोगे तो क्या आएगा बच्चों, जनरल फॉर्म ले अपन, n तो नेचुरल नंबर है तो NC0 राइट, -1 के ऊपर n प्लस NC1 √2 के ऊपर 1 -1 के ऊपर n-1, ऐसे ही NC2 √2 के ऊपर 2 -1 के ऊपर n-2, ऐसे कुछ आता जाएगा। जब ये ऐसा कुछ आता रहेगा तो ये क्लियर है कि कुछ पावर्स हमारी सरवाइव करेंगी राइट। जो C1 है ये वाली चीज, ये चीज तो रैशनल टर्म्स आएंगे, और जो √2 के ऊपर ऑड टर्म्स आएंगे, मैं एक बार एक और लिख देता हूं, √2 के ऊपर 3 -1 के ऊपर n-3 है ना, ये √2 है, तो ये टर्म्स हमारे √2 में सरवाइव करेंगे। इनके सारे कोफिशिएंट्स इंटीजर ही आएंगे और ये सारी चीजें इंटीजर ही आएंगी, तो ये निश्चित बात है कि ये a + b √2 के आसपास ही कुछ आएगा, है ना, कुछ ऐसा ही बनेगा ये। तो T1 इज अ सबसेट ऑफ S, ये निश्चित है राइट। सिमिलरली प्लस में क्या आएगा, बस ये प्लस प्लस ही चलते रहेंगे, तो T2 का भी जो फॉर्म आएगा, कोई सी भी पावर ले लें अपन, वो भी कुछ इसी फॉर्म का आएगा, तो T2 भी S का सबसेट होगा। T1 T2 S के सबसेट हैं। अच्छा S अगर आप B को ऑफ कर देंगे, B को 0 रख देंगे, तो S में सारे इंटीजर्स आ गए, तो यानी कि Z भी S का सबसेट है, तो ये भी S का सबसेट है, ये भी S का सबसेट है, ये भी S का सबसेट है, तो इनका यूनियन लेंगे तो वो भी S का सबसेट आएगा। हेंस दिस विल बी द आंसर। तो A चॉइस सही हो गई। इसमें अगर किसी को ये कंफ्यूजन हो कि इसको प्रॉपर सबसेट दे रखा है क्या, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप सबसेट बोलते हैं तो इट्स फाइन, और अगर आप इसे प्रॉपर सबसेट कहते हैं तो देन ऑल्सो इट्स फाइन। वाई? क्योंकि ये सारी वैल्यूज S की नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि अगर आप B को देखेंगे तो B तो कोई भी इंटीजर बन सकता है, लेकिन आप हमारे सेटअप में समझें तो अपने सेटअप में यहां देखें तो आपका जो B है, √2 वाले टर्म्स हैं, वो कौन से टर्म्स आएंगे, C1 राइट, फिर यहां से C3, मतलब √2 में क्या जाएगा 2C3 लाइकवाइज, करेक्ट। तो ये जो वैल्यू हैं ये सारे इंटीजर्स नहीं बन पाएंगे। तो अगर आप प्रॉपर इंटीजर्स भी, प्रॉपर सबसेट भी सोचते हैं, देन ऑल्सो इट्स ओके। अगर हम इसकी बात करें, आपको एक कंटिन्यूअस इंटरवल दे रखा है 0 से 1/2024, फिर ये कहा है कि T1 का इंटरसेक्शन, T1 आपका ये वाला सेट है राइट, इसका इंटरसेक्शन 5 होगा। तो इस चीज को देखें कि अगर n इनफाइनाइट होगा तो ये √2 - 1 इज गोइंग टू बी अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के ऊपर इंफिनिटी विल टेंड टू 0 राइट। तो ये हम समझ रहे हैं कि T1 टेंड्स टू 0 व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी।
राइट। अच्छा, तो अब 0 से, अब ये कोई एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो अगर ये इन्फिनिटी पे 0 टेंड कर रहा है तो इसका मतलब ये कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू, इसमें तो बहुत सारी फाइनाइट वैल्यूज आ रही हैं 1/2024, तो कोई ना कोई ये पॉजिटिव वैल्यू हमेशा अटेन कर लेगा। ये चीज को समझना चाहिए हमें। ये 0 है, ये 1/2024 है। इन्फिनिटी पर ये 0, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लगभग 0 को टेंड कर रही है। ये तो फाइनाइट वैल्यूज है ना, तो इसका मतलब ये सारी, बहुत सारी, एक नहीं बहुत सारी वैल्यूज आपको इस प्रकार की मिल जाएंगी। तो यानी कि ये जो चीज है ये फाई नहीं आएगा, हेंस ये गलत है, इनमें कोई ना कोई कॉमन जरूर आएगा। थर्ड चॉइस की बात करें, थर्ड चॉइस में कह रहे हैं T2, ये पॉजिटिव वाला टर्म और इनका ये चीज। तो देखो यहां पर अब आप ऐसे समझो कि ये 1 से बड़ा है, जैसे जैसे मैं n बढ़ाता जाऊंगा ये बढ़ता ही जाएगा, तो जैसे जैसे n इनफाइनाइट होगा T2 किसको टेंड करेगा, इनफाइनाइट को। तो इनफाइनाइट कोई भी एक सिंबॉलिक वैल्यू ले लें, तो यहां से यहां इसके अंदर तो बहुत सारे पॉजिटिव वैल्यू हैं, तो बहुत सारे टर्म्स T2 बनेगा ही बनेगा, यानी कि इनका इंटरसेक्शन 5 नहीं आएगा। सो द सी चॉइस इज करेक्ट। अब अपन डी की बात करते हैं। फॉर एनी गिवन ए बी बिलोंगिंग टू जेड, ये चीज z है। अब आप ये सोचो, ये तो एक इमेजिनरी नंबर है, अगर इसे इंटीजर बनाना है तो जाहिर सी बात है इसको 0 बनाना है। अगर इसको 0 बनाना है तो पाई प्लस ए बी रूट 2 एन पाई बनाना है, पाई से पाई कटा। अब इसको अगर मुझे n बनाना है तो ऑब्वियस है मैं b को 0 ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। तो ये कह रहे हैं कि यदि ये इंटीजर है तो b 0 होगा, इफ एंड ओनली इफ b 0। तो सही बात है, b 0 ही होगा। और उल्टा इफ एंड ओनली इफ में आपको दूसरी चीज भी करनी होती है। अगर b 0 है तो आप सोचें, अगर b 0 है तो ये cos पाई a करेक्ट प्लस आयोटा साइन पाई a बनेगा। अच्छा, क्योंकि a और b इंटीजर हैं, साइन पाई a तो वैसे भी 0 ही हो जाएगा, यानी कि cos पाई a। अब cos पाई a, क्योंकि a इंटीजर है तो cos पाई a 1 या -1 बनेगा, तो इट विल बिलोंग टू z, यानी कि ये भी सही है। इफ एंड ओनली इफ में आपको दोनों चीजें दिखानी होती हैं, हेंस डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये मॉडरेट प्रॉब्लम है, ये इजी मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि इट मे टेक लिटिल टाइम टू कॉम्प्रीहेंड, करने में थोड़ा सा समय लग सकता है, अन्यथा ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है।